नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उपचुनाव के नतीजों के साथ। तो मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। सबसे पहले और सटीक नतीजे एबीपी गंगा पर आप सुबह 8 बजे से देख सकेंगे। काउंटिंग सेंटर पर आज से ही अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस, पीएससी के जवानों की तैनाती शुरू हो जाएगी। उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद से ही मैनपुरी, रामपुर और खतौली में माहौल गर्म है। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवानों के साथ साथ सपा, रालोद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि स्ट्रांग रूम में हर तरफ पुलिस की पहरेदारी और कड़ी निगरानी की जा रही है। तो मतदान के बाद अब बारी है नतीजों की। कल 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके लिए ईवीएम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। काउंटिंग सेंटर पर आज से अर्धसैनिक बल, पीएससी का जो जिम्मा है उन्हें दे दिया है और आज से स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टियों ने डेरा डाला हुआ है। तमाम जो पार्टियां हैं मतदान खत्म होने के बाद से ही इन जगहों पर डेरा डाले हुए हैं और आज से जो अर्धसैनिक बल हैं, तमाम जो प्रशासन है, उनकी तैनाती की जाएगी। कल नतीजे आएंगे और एबीपी गंगा सबसे पहले सटीक नतीजे आपको दिखाएगा। सुबह 8 बजे से लगातार महा कवरेज आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर उपचुनाव को लेकर। तो मैनपुरी, खतौली और रामपुर में कल नतीजे आएंगे। मतदान हुआ और दोनों ही पार्टियों की तरफ से तब से ही ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है मैनपुरी के सीओ सिटी संतोष कुमार जी। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? चुनाव आयोग के मानक के अनुसार जो है यहाँ पे 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और 2 स्ट्रांग रूमों को 3 लेयर में बांटा गया है। इनर लेयर में जो है हमारे सीएपीएफ के जवान हैं जो 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। इनर कॉर्डन में कोई भी बाहरी व्यक्ति इनर नहीं प्रवेश कर सकता है। ये विशेष संवेदनशील जगह होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसपास घेराबंदी अपने बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए। तो क्या वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि अंदर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर? हर पार्टी के जो नेता हैं उनसे सलाह लेकर के बात करके उनके लिए अलग यहाँ पे कैंपस की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कैमरा हर एक स्ट्रांग रूम के पास है, जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो 24 घंटे अपना सीसीटीवी फुटेज में देखते रहेंगे कि स्ट्रांग रूम में किस तरह की व्यवस्था है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। ये इसीलिए पारदर्शिता के लिए लगाया गया है कि जो देख सकें और कोई आपत्ति नहीं कर सकें। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली में मतदान तो खत्म हो गया है, लेकिन प्रशासन के रवैये और कम वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और इसे लेकर विधानसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं है, सवाल ईवीएम की निगरानी का भी है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है सपा ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। ईवीएम की पहरेदारी, सड़क से सदन तक सियासत भारी। स्ट्रांग रूम के बाहर फाइट, नतीजों से पहले माहौल टाइट। उत्तर प्रदेश के जिस उपचुनाव में जानकार 24 का भविष्य देख रहे हैं, उसके नतीजों से पहले एक नया युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है, कम वोटिंग को लेकर राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल रामपुर को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, जहां सिर्फ 33% वोटिंग हुई, यानी 67% मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे, धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता, नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन सूबे की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब कम वोटिंग और प्रशासन के रवैये को लेकर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये विरोध इतना बढ़ गया कि सदन शुरू होते ही स्थगित हो गया। इसलिए आप लोग उसको सारे माननीय सदस्य बात पर ध्यान रखेंगे। सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है, चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं, लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई रामपुरी में क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में
जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया, 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वोटिंग नहीं होने दी। और मान्यवर रामपुर की जो घटना है वो तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है और हमें संविधान में संशोधन कर देना चाहिए कि अब हमें कोई चुनाव नहीं करना, पुलिस वाले जाएंगे, वोट डाल देंगे, वो वोट पड़ जाएगा। जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन में 60% वोट पड़ा हो, वहां तमाम पुलिस वालों के वोट डालने के बाद केवल 31% पड़ा। 328 लोग अस्पताल में बंद हो, मानवर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कम वोटिंग के साथ साथ एक सवाल ईवीएम की निगरानी का भी है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है, समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले बैठी है। सपा का आरोप है कि जिस तरह से प्रशासन ने वोटिंग के दिन लोगों को वोट डालने से रोका, हो सकता है कि ईवीएम के साथ भी गड़बड़ी हो जाए। इसलिए सपा के कार्यकर्ता 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ईवीएम की निगरानी को सपा का प्रोपेगेंडा बता रही है। उसका कहना है कि ईवीएम की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है, पर सपा माहौल खराब कर रही है। जैसा कि सबको पता है, कल मैनपुरी का उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के बाद यहाँ मत्स्य विद्यालय में ईवीएम रखी हुई हैं और जो व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है उसी के तहत उन्होंने 8-8 घंटे के शिफ्ट पर हर प्रत्याशी के एक आदमी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और कुछ निर्दलीय लोगों के भी एजेंट हैं यहाँ पर। 8-8 घंटे के शिफ्ट पर चेंज हो रहे हैं, वो लगातार स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन को देख रहे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था देकर के रखी हुई है कि कोई चुनाव होता है और मतगणना से पहले अगर कोई प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से ईवीएम की सुरक्षा करना चाहता है तो वो व्यवस्था है, तो सुरक्षा करें। उसमें कोई गड़बड़ी, सपा की सरकार नहीं है कि गड़बड़ी होगी। जो मतदान हुआ है उसी की गिनती होगी और जो जीतने वाला है वही जीतेगा और भाजपा जीत रही है या वह भी जानते हैं, लेकिन माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं हम रखवाली कर रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, जैसे जैसे नतीजों का वक्त आ रहा है, सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच सबके अपने अपने दावे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मतदान के बाद ये हाल है तो नतीजों के बाद क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। तो मिशन निकाय चुनाव के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली और शाहजहांपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। सीएम सबसे पहले बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। इस दौरान वो 1350 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद शाहजहांपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और करीब 308 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम योगी अब तक 12 नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और 3 नगर निगम कानपुर, वाराणसी और मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। इससे पहले गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद 950 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया था। वहीं लखनऊ में उन्होंने कहा कि नगर निकाय में 5 वर्ष में हुए परिवर्तन को तेजी से आगे बढ़ाएं। तो आज बरेली और शाहजहांपुर का दौरा, प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिशन निकाय के तहत आज करोड़ों की योजनाएं इन दोनों जिलों को दे सकते हैं सीएम। सपा अपने सिंबल पर इस बार निकाय चुनाव लड़ेगा। तो जब से आरक्षण की लिस्ट आई है, निकाय की चुनावी जंग तेज हो गई है। भाजपा लगातार निकाय चुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव को लेकर ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर हैं वहां डेंगू जाता है। निकाय का काउंटडाउन, आरक्षण का फाइनल राउंड। शहर में बनेगी सरकार, तारीख से पहले राजनीतिक दलों की ललकार। आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए।
निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन आरक्षण की लिस्ट ने सियासी तपिश अभी से पैदा कर दी है, क्योंकि आरक्षण की जो लिस्ट आई है उससे यूपी के ज्यादातर नगर निगम की सूरत बदल जाएगी। क्योंकि लिस्ट के मुताबिक इस बार 17 नगर निगमों में मेयर के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 4 सीट आरक्षित की गई है। इनमें 2 सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और 2 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं, जबकि महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं इस बार 8 सीटें अनारक्षित हैं। इस बार शहर की सरकार चुनने के लिए तकरीबन 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 762 स्थानीय निकायों में 13,965 वार्ड हो गए हैं बढ़कर। और अगर बात करें तो जिस तरीके से मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण का इंतजार हो रहा था, वो इंतजार भी खत्म हो गया। आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें काफ़ी बदलाव इस बार आरक्षण में किया गया है, और जिसके चलते ये माना जा रहा है कि इस बार मेयर पद के जो चेहरे हैं वो काफ़ी बदले हुए हो सकते हैं। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे, उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद शामिल है। क्योंकि 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। वहीं मथुरा वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, तो इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। फिरोजाबाद की भी सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार उसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, वो भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, जो अब महिला के लिए रिजर्व की गई है। शाहजहांपुर जो पहली बार नगर निगम बना है, उस सीट को भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। जानकारों की माने तो आरक्षण में बदलाव के चलते इस बार भाजपा नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है, लेकिन उसके लिए ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी बिरादरी की नाराजगी उसे चुनाव में झेलनी पड़े। निकाय चुनाव का आरक्षण आ गया है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और मजबूती से तैयार रहती है। और आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है, और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा, ऐसा विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने है, जिसका पिछली बार एक भी मेयर नहीं बना था। हालांकि अखिलेश यादव अभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिन्होंने डेंगू को लेकर भाजपा पर ये कहते हुए हमला बोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर हैं, वहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज़्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है, और जितने बड़े शहर उसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज़्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए। मतलब एकदम साफ है, तारीख के ऐलान से पहले निकाय का युद्ध शुरू हो गया है। अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव की तारीख पर टिकी हैं, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। तो यूपी एक दिन पहले शीतकालीन सत्र खत्म होने पर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से सरकार को घेरेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी। कल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि भाजपा खामियों और भ्रष्टाचार पर बात नहीं चाहती है। अखिलेश ने पूछा कि आखिर भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का, जिन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरीके की अवधि शीतकालीन सत्र की है उसे लेकर ये कहा है अखिलेश यादव ने कि भाजपा जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करने चाहती है और तमाम सवाल भी उठाए गए हैं।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हैं। मनोज जी, महज 6.5 घंटे कुल शीतकालीन सत्र चला। आप लोग मांग कर रहे थे कि और लंबा चलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। काला दिन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आज़ादी के बाद सबसे छोटा चलने वाला यह सेशन रहा होगा, जो 6.5 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे 28 मिनट ही चला। 3 दिन का कार्यक्रम सरकार ने और विधानसभा के द्वारा सचिवालय द्वारा जारी हुआ था। कार्य मंत्रणा की बैठक में इस कार्यक्रम पर कल मुहर लगी थी और स्पष्ट रूप से यह तय हुआ था कि 7 तारीख को सदन रहेगा। आप ये सोचिए कि शीतकालीन ये सदन था। आज प्रदेश में कितनी समस्याएं हैं। किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा, धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का और दलालों का कब्जा है, महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। 2 दिन ही ये सत्र चल पाया और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे सर, ये आज जिस तरीके से सदन समाप्त हो गया शीतकालीन सत्र 2 दिन भी नहीं चल पाया पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी कह रही कि सरकार भाग रही चर्चा कराने। सरकार नहीं भाग रही है, विपक्ष भाग रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास, सपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो लोग सदन छोड़ करके भागते हैं, चर्चा में व्यवधान डालते हैं। मुद्दा होता है तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चर्चा होती है तो विपक्ष को लगता है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक दायित्व पर निर्वाह कर रहा है, लेकिन वो चर्चा से भागते हैं और चर्चा से भागने के कारण 3 दिन का सत्र बुलाया गया था और सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं वो पूरे हो गए और काम पूरे होने के बाद आज सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लोकतंत्र के लिए काला दिन है, इतना कम 6.5 घंटे सदन केवल चला पूरे शीतकालीन सत्र में, ऐसा कभी हुआ नहीं। नहीं, ये जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो जो तीनों विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। इधर रिवरफ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद ईडी जांच के दायरे में शिवपाल यादव और कई अधिकारी हैं। सीबीआई जांच में 173 ऐसे लोगों के नाम सामने आए थे जो कि ठेकेदार कंपनियों के थे या फिर उनसे जुड़े हुए थे। ईडी ने इन कंपनियों के डायरेक्टर्स और कंसल्टेंट समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया है। फिलहाल पूछताछ के लिए 34 लोगों को नोटिस भेजा गया है और इस मामले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ ही 16 आला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। बात इरफान सोलंकी की, जिन पर सपा की बेफिक्र सियासत, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी सपा विधायक की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और अब पुलिस सोलंकी के हथियारों की जांच कर रही है। इरफान सोलंकी पर बेफिक्र सियासत, कब खत्म होगी आफत? विधानसभा में उठाया मुद्दा, लेकिन भूल गए तैयारी करना। सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस ने अब इरफान सोलंकी और उनके परिजनों की हथियारों की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी के नाम 3 लाइसेंस है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है जाजमाऊ में जिस महिला के प्लॉट में आगजनी की, उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल महिला को धमकाने के लिए तो नहीं किया गया था। उनके जो लाइसेंसी वेपन्स हैं उसके संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल वक्त में इरफान को लेकर समाजवादी पार्टी बेफिक्र नजर आ रही है, क्योंकि मंगलवार को विधानसभा में सपा की तरफ से मनोज पांडे ने इरफान सोलंकी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा उठाने से पहले सूचित करना ही भूल गए कि कानपुर की घटना इरफान सोलंकी के विपरीत। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।